तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों आपका क्लास 12th का जो हिंदी कोर का सब्जेक्ट है, इसका जो फर्स्ट वाला बुक है आरोह भाग 2 करके। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना 16 मार्च, जी हाँ बच्चों, 16 मार्च 2026 को जो आपका हिंदी कोर का बोर्ड का पेपर होगा, उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप अपना सीबीएसई का हिंदी कोर का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 16 मार्च को, तो डोंट मिस दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा बच्चों, जो हर बार के बोर्ड एग्जाम में रिपीट होकर के आते ही आते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे एकदम हैवी से भी हैवी डिमांड कर रहे थे कि सर आरोह के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आइए, और जो आपकी सेकंड वाली बुक है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आरोह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आ चुका हूँ आप सभी बच्चों के लिए। अराउंड 30-40 मिनट का ये वीडियो होगा, जिसके अंदर पूरे इस बुक का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो पिछले 10 साल में आप देख लीजिएगा, पेपर उठा करके देख लीजिएगा, बार बार रिपीट होकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो पर 700 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है, अगर आप 700 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके लिए सेकंड बुक का भी वीडियो जल्दी ला दूंगा, और वैसे मैंने सैंपल पेपर का वीडियो अपलोड कर ही दिया है। बाकी कोई भी डाउट रहता है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। डायरेक्टली आप अपने डाउट्स को यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को कवर करते हैं बच्चों। पर क्या पूछ रहा है हमसे कि कुंभकर्ण के द्वारा पूछे जाने पर रावण ने अपनी व्याकुलता के बारे में क्या कहा और कुंभकर्ण से क्या सुनना पड़ा। तो आपको पता है कुंभकर्ण कौन है? रावण का भाई। ठीक है, जिसे यहाँ पर वरदान मिला था कि ये सोए रहेंगे इस तरह से करके, है ना, और जब ये जगेंगे तो इनको हराने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इस तरह से इनको वरदान मिला था। तो जब इन्होंने रावण से उनकी व्याकुलता के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा और कुंभकर्ण से क्या सुनना पड़ा उनको। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि कुंभकर्ण द्वारा पूछे जाने पर रावण अपनी व्याकुलता बताते हुए कहते हैं कि हनुमान के रूप में साक्षात्कार का देह धारण किए उसने लंका में हाहाकार मचा दिया है। इस बात पर कुंभकर्ण ने रावण से कहा, हे भ्राता, आपने सीता हरण किया है, इसी कारण हनुमान जो है वो यहाँ पर सारे असुरों का संहार कर रहे हैं। जो हनुमान जी है हमारे, वो सारे असुरों का क्या कर रहे हैं? संहार कर रहे हैं। आपने सीता हरण किया है, सिंपल सी बात है। सीता जी को आप जो लेकर के आए हैं यहाँ लंका में, तो आपको क्या लगता है हनुमान जी और राम जी आपको छोड़ देंगे? अरे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। और कुछ जो शब्द है वो मेरे शब्द रहते हैं, वो आपको लिखना नहीं होता है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ बच्चों। जो यहाँ पर लिखना है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो जो यहाँ पर आपको रिटर्न में आंसर दिख रहा है इस तरह से ये आपको लिखना है। ओके, कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं सिर्फ समझाने के लिए बताता हूँ, तो उसको वैसे ही सिर्फ समझने के लिए ही सुन लिया कीजिए। ओके, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और जो आपका हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसकी तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर ले सकते हैं बच्चों, और तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, सैंपल पेपर्स लेने के लिए स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पे आपको कांटेक्ट करना है, और आप हमारी टीम से सैंपल पेपर लेकर के अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बेकारी की समस्या तुलसी के जमाने में भी थी, उस बेकारी का वर्णन तुलसी के कवित्व के आधार पर कीजिए। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि तुलसी का युग भी बेकारी से आक्रांत था। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। किसान को कृषि की सुविधा नहीं थी उस टाइम पे, भिखारी को भीख भी नहीं मिलती थी उस टाइम पे, काम धंधे सब चौपट हो चुके थे। चारिणी गण, ठीक है, कर्मचारी गण करके है, खाली थे, और चारों ओर बेरोजगारी का वातावरण उस टाइम पे
था। पेट के लिए अर्थात परिवार पोषण के लिए लोग अच्छे बुरे सभी काम करते थे उस टाइम पे। भैया पेटवा तो चलाना है ना, तो अच्छा बुरा सभी काम उस टाइम पे उस जमाने में करते थे। लाचारी इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपनी संतान तक को बेचने के लिए विवश थे। सोचिए, लाचारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग अपनी संतान को भी बेचने के लिए विवश थे उस टाइम पे। अर्थात दरिद्रता रूपी रावण ने सबको अपने वश में किया हुआ था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों का उड़ान से संबंध की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर कि बच्चों को पतंग का बहुत प्रिय होना, ये लिख सकते हैं। आकाश में उड़ती पतंग देखकर बच्चों के मन का उड़ान भरना। ठीक है, पतंग की भांति बाल मन का ऊंचाइयों को छूने की चाह, आसमान से पार जाने की चाह थी उनकी। पतंग की उड़ान का बच्चों के रंग बिरंगे सपने के समान होना और बालकों का मन चंचल होना। तो इस प्रकार से बच्चों का उड़ान से संबंध है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे बताइए। देखिए कितना अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा है आपसे कि बात और जो भाषा होता है ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। जो आप बात बोल रहे होते हैं तो किसी न किसी भाषा में बोल रहे होंगे, है कि नहीं, तो दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। ये कैसे होता है ये आपको बताना है। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि बात जो है भाव है और भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है। ठीक है, जो भी बात आप बोल रहे हैं वो आपका भाव हो सकता है। ठीक है, और जो भाषा है उसे आप प्रकट करने का माध्यम कह सकते हैं। बात और भाषा में चोली दामन का साथ है। ठीक है, बात और भाषा की अगर बात की जाए तो जैसे चोली होता है और दामन होता है ना, उसी तरह का साथ हमें बात और भाषा में देखने को मिलता है। कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी होना हमें दिखता है। मनुष्य का शब्दों के जो है कि चमत्कार में उलझकर इस गलतफहमी का शिकार होना कि कठिन और नए शब्दों के प्रयोग से अधिक प्रभावशाली ढंग से बात कही जाती है। भाव को भाषा का साधन बना लेना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोग अपने भावों को भाषा का साधन बना लेते हैं और भाव की अपेक्षा भाषा पर अधिक ध्यान दिए जाने के कारण भाव की गहराई समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। ठीक है, बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है, बताइए। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि भाई के शोक में डूबे राम के प्रलाप में स्त्री के प्रति कोई कटु वचन नहीं कहा गया है। भाई तथा पत्नी में से भाई को अवश्य अधिक महत्व दिया गया है, किंतु यह महत्व है कि उस भाई को राम नारी से अधिक महत्व दिया जिस भाई ने लक्ष्मण ने बड़े भाई राम के साथ वन जाने के लिए माता पिता पत्नी तथा राजमहल का त्याग कर दिया। ऐसे भाई के प्रति राम की ऐसी संवेदना उचित ही है। यहाँ राम ने किसी सामाजिक दृष्टिकोण से स्त्री के लिए कोई हीन वचन नहीं कहा है, बल्कि उनके कथन को मातृशोक में डूबे व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानना अधिक उचित समझा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, क्योंकि देखिए पूरे साल भर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है हिंदी कोर, और मैं अगर अपना पर्सनल आपको बताऊं तो मेरे पास हिंदी इलेक्टिव था। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। जितना मुझे आ रहा है उससे ज़्यादा ही करके बना रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मुझे 10% आता है तो मैं प्रयास कर रहा हूं आपको 200% देने का। सोचिए, 190% ज़्यादा देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप भी अपना बेस्ट दीजिए बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम को कौन कौन से पहलू जो है अभिव्यक्त हुए हैं।
ठीक है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का ये जो विलाप काव्यांश है, इसमें लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम के कौन कौन से पहलू अभिव्यक्त हुए हैं? तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता में लक्ष्मण के प्रति श्री राम के प्रेम की हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, यहाँ श्री राम का मानवीय रूप दृष्टिगत होता है। ये जो आपका ये विलाप है, इस कविता में लक्ष्मण के प्रति श्री राम के जो प्रेम है उसका हृदय स्पर्शी अभिव्यक्त हुआ है, यानी कि किस तरह से दोनों का प्रेम है वो दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ श्री राम का मानवीय रूप दृष्टिगत होता है, उनका किस प्रकार से मानव रूप है वो हमें देखने को मिलता है। वे साधारण मानव की तरह दुखी होते हैं, साधारण मानव की तरह वो भी दुखी होते तथा कहते हैं कि उन्हें यदि ज्ञात होता कि वन में भाई का विछोह होगा तो वे पिता को दिए गए वचन का भी पालन नहीं करेंगे। ठीक है, वे कहते हैं कि संसार में पुत्र स्त्री आदि तो एकाधिक बार मिल जाते हैं परंतु सगा भाई पुनः नहीं मिलता। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि संसार में पुत्र हो गया, जैसो कि स्त्री हो गई, ये तो और मिल भी जाते हैं लेकिन सगा भाई पुनः नहीं मिलता है। वे कहते हैं कि लक्ष्मण के बिना वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। राम जी कह रहे हैं कि भैया हम लक्ष्मण के बिना कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या जाएंगे। इन पंक्तियों में श्री राम की आंतरिक व्यथा का मर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव इसलिए कहा गया है क्योंकि जब अधर्व रात्रि तक हनुमान के नहीं लौटने से राम अत्यंत दुखी थे कि भैया रात हो गई अभी तक हनुमान नहीं लौटे हैं, तो उन्हें भाई का विछोह सशक्त कर रहा था। शोकग्रस्त राम जीवन के अतीत की घटनाओं पर विचार करते हुए विलाप कर रहे थे। ठीक है, वो वैसे ही शोक में थे और पुरानी बातों को सोच करके और ज़्यादा वो विलाप कर रहे थे। उनका विलाप उनकी सेना को और ज़्यादा दुखी कर रहा था। सभी लोग अत्यंत दुखी तथा शोकग्रस्त थे, शोक में डूबे हुए थे कि भैया हनुमान जी आए नहीं हैं। चारों ओर करुण रस का प्रवाह हो रहा था। उसी समय हनुमान द्रोण पर्वत के साथ लंका पहुंच गए। उसी समय क्या हुआ, वो लंका पहुंच गए और उनके पहुंचते ही वानर और भालुओं में हर्ष का संचार हो गया कि भैया यहाँ पर पहुंच गए हमारे हनुमान जी। ठीक है, और करुण रस की जगह वीर रस का यहाँ पर प्रवाह होने लग गया और हनुमान के इस कार्य से सेना में उत्साह तथा शक्ति का संचार हुआ और राम ने हनुमान को गले लगा लिया। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती जा रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जाति प्रथा की अगर बात करें तो भारतीय समाज में ये बेरोजगारी और भूखमरी का एक कारण है, जाहिर सी बात है। ठीक है, बनती जा रही है ये कह सकते हैं और आज भी स्थिति है। अगर मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दूं, जाति प्रथा को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। अभी 2024 चल रहा है, 2021 की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, 2021 में मैं गाँव गया हुआ था। ठीक है, और जब मैं गाँव गया तो वहाँ पर क्या था कि मेरी दादी लगेंगी वो, और हमारे वहाँ पे मज़दूर आए थे। ठीक है, वो आए और फिर उन्होंने क्या किया, चाय बना हुआ था। ठीक है, नॉर्मल चाय बना हुआ था, तो सब चाय पी रहे थे, तो उनको चाय सर्व किया गया। अब जो उनको चाय सर्व किया गया तो क्या हुआ कि उनको लिए एक अलग से गिलास था। मैंने बोला ये क्या चक्कर है भैया, अलग से गिलास कैसे? मैं शहर में रहा हूँ, मुझे जाति प्रथा का उतना ज़्यादा लगता नहीं था कि गाँव में इतना ज़्यादा होता होगा। तो मैं गया भाई, मैं बोला कि ये क्या चक्कर है? तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो है सो कि थोड़ी सी नीची जाति के हैं इसलिए इनको इस तरह से दिया जाएगा चाय। मैं बोला ये तो गलत है बिल्कुल। और मेरे दादाजी वगैरह सब थे वहाँ पर। हालांकि मेरे दादाजी बहुत वो वैसे सोच के थे, मतलब पुराने ज़माने के रूढ़िवादी सोच नहीं होती है वैसे सोच के थे। तो मैंने अपने दादाजी से इस चीज़ का विरोध किया। मैं बोला ये क्या चक्कर है दादाजी, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि फिर उनको दूसरे गिलास में, नए गिलास में जो है चाय दिया जाने लगा, लेकिन फिर भी उनका गिलास अलग ही रहता था। हम उनको बोलते थे, खास करके मैं, कि भैया ये गलत चीज़ है, तो भी वो जानबूझ करके वो अलग गिलास में ही चाय पीते थे कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, हमें पीने दीजिए। और अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, वो वृद्ध हो चुके थे उस टाइम पे ही। अभी तो 2024 चल रहा है, वो स्वर्ग में है। ठीक है, तो देखा जाए तो उस टाइम पे मैंने देखा कि अच्छा जाति प्रथा नाम की भी कोई चीज़ है। अब जब उनके बेटे हैं, आने वाली जो जनरेशन से वो इतना नहीं मानती, और गांव में भी, हमारे गांव में तो ये चीज़ अब एंड हो चुका है पूरी तरह से मान लीजिए।
ठीक है, हल्का-फुल्का रहता है लेकिन मोस्टली एंड हो चुका है। इतना जो 2021 में जो चीज़ मैंने देखा था, अभी रिसेंटली जब मैं गाँव गया था 2023 में शायद गया था, 22-23 के आसपास। हाँ, 1-2 साल ही बाद गया था मैं 21 के बाद, तो देखा मैंने ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी, ठीक है। तो मेरे गाँव से तो ख़त्म हो गया मान लीजिए, लेकिन और गाँव में आज भी मैं ये मानता हूँ 2024 में भी ये समस्या है। ये बिल्कुल है, ये दिखता नहीं है क्योंकि हम शहर में रहते हैं तो हमें नहीं दिखता ये सब चीज़ें, लेकिन समस्या है जाति प्रथा को लेकर के। अगर लोग ख़त्म भी करना चाहें ना, तो जो इतने सालों से जाति प्रथा को फ़ॉलो करते हुए आए हैं ना, वो ही नहीं चाहते। अब बोलते हैं यार बाबू हमारा तो एज हो गया है, अब हम कहाँ इसको बदले ये वो करें, ठीक है, वही नहीं चाहते। तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है, दोनों तरफ से गलत है। उनको भी नहीं मानना चाहिए कि मैं नीची जाति का हूँ और ऊँची जाति वालों को भी नहीं मानना चाहिए कि भैया मैं ऊँची जाति का हूँ। सब समान है भाई, ठीक है? और ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा एक निजी अनुभव था जो मैंने आपके साथ साझा किया। तो अगर बात करें जाति प्रथा के संदर्भ में भारतीय समाज में बेरोज़गारी और भुखमरी, ये आप लिख सकते हैं। आंसर इस तरह से आप लिखेंगे, जाति प्रथा के बंधन के कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। जाति प्रथा के कारण क्या होता है ना, मनुष्य अपना पेशा नहीं बदल सकता। जैसे कोई कुम्हार है तो मिट्टी का काम करेगा, कोई लोहार है तो लोहे का काम करेगा, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब अमेरिका जैसे देश में चले जाइए, वहाँ पर कोई कुम्हार है, ठीक है, पहले तो वहाँ जाति प्रथा इतना होता ही नहीं है। मान लीजिए फिर भी वहाँ एक कुम्हार जन्म लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा। एक कुम्हार जो जन्म लिया है वो गूगल का सीईओ भी बन सकता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन सकता है, नया कंपनी खोल सकता है। लेकिन भारतीय समाज में बात करें तो जाति प्रथा ने इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है। और चीज़ें आप लिख सकते हैं, इसी कारण उसे भूखों मरने तक की नौबत आ जाती है। यही कारण होता है भैया कि उसे और कोई काम करने की स्वतंत्रता मिलती नहीं है और उसे भूखे मरने की नौबत आ जाती है। जाति प्रथा पैतृक पेशा अपनाने पर जोर देती है कि जो तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं वही चीज़ करो भैया। तो ये दिक्कत है कि नहीं? भले ही वह इस पेशे में पारंगत हो या ना हो, ठीक है। मान लीजिए कुम्हार है या एक बढ़ई है, वो उसको वो काम आता है या नहीं आता है उसके बच्चे को, तो वो करना ही पड़ेगा। इस चीज़ पर जाति प्रथा जोर देती है। जाति प्रथा व्यक्ति को पेशे विशेष से बांध कर रखती है, जो समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बनता है। आज समाज की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। आज व्यक्ति को अपना पेशा चुनने और बदलने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं कि अभी भी देखा जाता है कि जाति प्रथा के संदर्भ में लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, ठीक है। तो और जागरूकता की ज़रूरत यहाँ पर है बच्चों। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। 9वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि नारी हानि विशेष क्षति नाही कहकर तुलसीदास ने जो सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है उस पर अपने विचार एक अनुच्छेद में व्यक्त कीजिए। तो नारी हानि विशेष क्षति नाही कहकर तुलसीदास ने यहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि राम के द्वारा कहे गए ये शब्द है कि भाई के समक्ष नारी की हानि विशेष महत्व तो नहीं रखती। यह भाव या कथन उस समय की नारी की हीन अवस्था को दर्शाता है, जब नारी मायका छोड़कर सदा के लिए ससुराल आती है, परंतु वहां उसे सदैव दूसरे दर्जे का ही समझा जाता है, ठीक है। भाई का संबंध रक्तीय होने के कारण उसे नारी से अधिक महत्व समझा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस तरह से कह रहा है कि नारी सब कुछ छोड़ करके, एक महिला जो होती है सब कुछ छोड़ करके किसी के घर चली आती है, लेकिन फिर भी उसे सेकंड नंबर का ही पोजीशन मिलता है। हमेशा जो खून का रिश्ता होता है उसको ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया जाता है। नारी हानि विशेष क्षति नाही कहकर तुलसीदास जी ने, ठीक है, इन्हीं सामाजिक दृष्टिकोणों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है और पत्नी के लिए राम का दृष्टिकोण पूर्णतः गलत है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि बाजार के बाजारूपन में जैसे कि परचेजिंग पावर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो आपका परचेजिंग पावर होता है जिसको पी बोलते हैं, ठीक है, परचेजिंग पावर पॉवर्टी करके ऐसे कुछ बोलते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए परचेजिंग पावर का अर्थ होता है पैसे की वह पावर जिससे आप कहीं भी महंगे से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं, ठीक है। कि कोई भी संस्कृति, सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति सभी परचेजिंग पावर से चलते हैं। कोई भी जगह, कोई भी बाजार ले लीजिए, कोई भी हाट ले लीजिए, हर जगह परचेजिंग पावर काम में आती है, ठीक है। अगर भारत की परचेजिंग पावर देखें तो वो ज़्यादा है, अमेरिका की कम है। अब आप बोलेंगे सर जी कैसे? अगर आप देख लीजिए ना, अगर आप इंडिया में 1 लाख रुपए कमाते हैं, 3 4 5 है ना, इंडिया में 1 लाख रुपए कमाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। वही 1 लाख आप अमेरिका में लेकर जाइए तो कितना हो जाएगा आपका? अराउंड शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, $1000।
हाँ, ऐसे $1000 से भी थोड़ा ज़्यादा, मान लीजिए 1000-1200 ऐसी कुछ होगा। ठीक है, तो इतने से उतना सामान आप नहीं खरीद सकते जितना 1 लाख रुपए से इंडिया में खरीद सकते हैं। तो इंडिया का परचेजिंग पावर पॉवर्टी ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि मॉल की संस्कृति में लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर ऊंची कीमतों में मिल जाती हैं। ठीक है, और ग्राहक भी क्या होता है, वो खरीद सकता है, अतः वह महंगी कीमत पर भी सामान यहाँ पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए परचेजिंग पावर का असली रूप तो मॉल में ही दिखाई देता है। अगर परचेजिंग पावर की बात करें तो मॉल में ज़्यादातर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर जो बंदे जाते हैं ना, वो अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। वहीं एक लोकल बाजार में जाएंगे तो उतना पैसा खर्चा वो नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं परचेजिंग पावर के बारे में। कुछ और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। और ये कुछ 10 क्वेश्चन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया, क्योंकि समय कम था इसीलिए अभी इतना क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है। अगर मुझे समय मिला तो इसका एक पार्ट 2 वाला वीडियो और लाऊंगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे समय मिला तो मैं आपके लिए पार्ट 2 का वीडियो जरूर लाऊंगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।